नमस्कार, मैं हूं जायरा और एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको SC/ST एक्ट से जुड़े कानून की जानकारी देंगे, साथ ही इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। SC/ST एक्ट कानूनी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की सुरक्षा के लिए 1989 में ये बनाया गया था। इसका मकसद है SC और ST वर्ग के लोगों के साथ अन्य वर्गों द्वारा किए जाने वाला भेदभाव और अत्याचार को रोकना। इस कानून में SC/ST वर्ग के लोगों को भी अन्य वर्गों के समान अधिकार दिलाने के प्रावधान किए गए। इन लोगों के साथ होने वाले अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष व्यवस्था की गई। साथ ही SC/ST वर्गों के साथ भेदभाव या अन्याय करने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान किया गया। एक्ट का मकसद SC/ST वर्ग के लोगों को अन्य वर्गों की ही तरह समान अधिकार दिलाना भी है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ होने वाले अपराधों की हालत में इस एक्ट में सुनवाई का विशेष प्रावधान किया गया है। इसके तहत कठिन सजा का भी प्रावधान है। कोर्ट ने सरकारी कर्मचारी और सामान्य नागरिकों को गिरफ्तार करने से पहले अनुमति लेने की जरूरत को भी खत्म कर दिया है। इस कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी आपको SC/ST एक्ट से जुड़े कानून की जानकारी देंगे। अगर आपका SC/ST एक्ट से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। और अधिवक्ता हमारे ऋषिपाल जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऋषिपाल जी आपका बहुत स्वागत है। और पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि SC/ST एक्ट लाने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी और इसका मकसद क्या था? नमस्कार जयरा जी। आज का जो आपका विषय है अपने आप में बहुत ही गंभीर विषय है और न केवल सामाजिक है बल्कि बहुत ही कानूनी है बल्कि बहुत ज्यादा सामाजिक मुद्दा है। अभी हाल में ही पिछले 2-3 दिन में आपने सुना होगा उत्तराखंड में कि स्कूल के अंदर कुछ बच्चों ने, अपर क्लास के कुछ बच्चे थे, उन्होंने एक SC जो दलित महिला थी, जो वहाँ पे भोजन माता थी, जो भोजन बनाती थी, उसके भोजन को खाने से इनकार कर दिया। जरा देखिए, हम अपनी आजादी के 70 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके, 71 सालों का हम प्रवेश कर रहे हैं। इतना समय बीत जाने के बाद भी आज भी, और ये तो अभी 1-2 दिन पहले घटना है, आज भी स्थिति ये है कि हमारे देश में जातिवादी जो है उसकी जो संकीर्णता है, उसकी परेशानी जो है, उसकी तकलीफ जो लोग झेल रहे हैं वो आज भी कम नहीं हो रही। इसीलिए इसी बात को नजर में रखते हुए इस विशेष कानून को लाया गया कि जो SC/ST वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ जो प्रताड़ना, जो दलित हैं, महादलित हैं, वो जो सामाजिक प्रताड़ना को अनुभव करते हैं, उस परेशानी को झेलते हैं, उस परेशानी को झेलते हुए देखते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े कानून और एक कानून नामजद किया गया कि जो लोग जाति सूचक शब्द कहेंगे या इस तरह से, इवन हमारा जो संविधान है, संविधान भी अस्पष्टता जो है, इस तरह की जो मतलब भावना है उसके विरुद्ध है कि हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए हमारे जो लोग हैं उनमें समरसता हो। तो उसी बात को नजर में रखते हुए इस विशेष कानून को लाया गया कि जो अपराधी उसके होने के, संविधान लागू होने के बाद भी आज भी इस तरह की भावना रखते हैं तो उनके साथ कड़ाई से पालन किया जा सके, जो पीड़ित है उसको न्याय मिले और समाज में एक मैसेज जाए कि इसको भी अपराध की श्रेणी में रखा है। हमने इसको भी सामाजिक मापदंड नहीं बना दिया कि सामाजिक रूप से अगर ये आपने नहीं किया तो सामाजिक रूप से कोई बहिष्कार होगा, कुछ होगा। ऐसा व्यक्ति जो इस कैटेगरी में अपराध करता है उसको अपराध की कैटेगरी में रखा गया है और अगर साबित होता है तो उसको सजा का पूरी तरह से प्रावधान है। जी वहीं एक्ट के मुताबिक प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच जरूरी नहीं है और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मंजूरी की जरूरत नहीं है। इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, इस कानून में सबसे इम्पोर्टेंट जो योगदान है, जो इसमें लगातार पिछले 2-3 साल से लगातार सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसको बेलेबल बना दिया था, बाद में इसको नॉन बेलेबल किया गया। जो एंटिसिपेटरी का प्रोविजन था जो इस केस में नहीं है, उसको बाद में एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट में किया, लेकिन बाद में
उसको रिपील करके अब एंटिसिपेटरी प्रोविजन को इससे हटा दिया गया। तो दूसरी बात ये है कि इस तरह के जो केसेस होते हैं, उसके अंदर जो एसीपी रैंक का जो अधिकारी होता है, वही आईओ होता है। तो बड़ा ही गंभीर मामला है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जब प्राथमिक दर्ज होती है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष प्रोविजंस में किए गए हैं। एक तो अधिकारी इंस्पेक्टर से ऊंचे लेवल का अधिकारी होना चाहिए, और जो ऐसा नहीं है कि वो आरंभिक जांच के चक्कर में यानी इंक्वायरी को ही लेके इतना लंबा इंक्वायरी कर दे कि पीड़ित इतना हतोत्साहित हो जाए या इतना दबाव में आ जाए कि अपनी प्राथमिकी को, अपनी जो कंप्लेंट है उसको प्राथमिकी को दर्ज ही ना कराए और जी उससे पहले उस पर इतना दबाव बन जाए। तो इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई व्यक्ति आता है थाने के अंदर और वो अपनी कंप्लेंट देता है, तो बहुत थोड़े समय में उसकी इंक्वायरी करके और एफआईआर जो प्राथमिकी है वो दर्ज की जा सके और अपराधी को सजा मिल सके। जी। वहीं अधिनियम में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के आरोपित अभियुक्तों को अग्रिम जमानत का प्रावधान भी नहीं है, विस्तार से इसे समझाइए। देखिए, मैं आपको यही बता रहा था कि अभी कुछ इस जो कानून है, जो एससी एसटी एक्ट है, उसमें एंटिसिपेटरी बेल का कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले जो है इसमें बदलाव की बात की थी और उसमें कहा था कि नहीं, एंटिसिपेटरी बेल जो है सबको मिलनी चाहिए, वो भी एससी एसटी एक्ट के अंदर भी लागू कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद सरकार ने इसको अपने कानून को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया कि इस कानून के अंदर एंटिसिपेटरी जो बेल है उसका कोई कोई प्रावधान नहीं है और किसी भी व्यक्ति को एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। अगर वो अपराध करता है, प्राथमिक की बात साबित होता है उसने अपराध किया है, तो उसको रेगुलर बेल के लिए ही कंसर्न कोर्ट में जाना पड़ेगा और रेगुलर बेल सारे हालातों को सुनकर, सारी बातों को देखकर ही उसको रेगुलर बेल देगी। तो किसी केस में एंटिसिपेटरी बेल का प्रावधान ना होना उसकी गंभीरता की तरफ इशारा करता है कि जी सरकार जो है, जो लेजिस्लेचर है, जो कानूनविद है जिन्होंने कानून बनाया है, वो इस मामले को लेकर कितने ज्यादा गंभीर है। तो ये अपने जी आप में एक अच्छा कदम है कि जिससे कि ऐसे लोगों को जल्दी न्याय मिल सके और ऐसे लोगों को सलाखों को पीछे पहुंचाया जा सके और वो अपने रसूख का इस्तेमाल भी ना कर सके और एंटिसिपेटरी बेल का जो प्रोविजन है उसका मिसयूज ना हो सके। जी जी। जी जी। क्या अदालतें असाधारण परिस्थितियों में प्राथमिकी रद्द कर सकती हैं? हेलो। जी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे ऋषिपाल जी? मेरी आवाज पहुंच रही है ऋषिपाल जी आप तक? हम बात कर रहे हैं एससी एसटी एक्ट के क्या कुछ कानूनी प्रावधान है और ऋषिपाल जी भी बने हुए हैं हमारे साथ। ऋषिपाल जी, अगला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे, क्या अदालतें असाधारण परिस्थितियों में प्राथमिकी रद्द कर सकती हैं? देखिए, जो प्राथमिकी रद्द करने का जो अधिकार होता है, वो केवल कंसर्न जो हाई कोर्ट होता है उसको होता है। जैसे अगर दिल्ली के अंदर होगा तो दिल्ली के हाई कोर्ट को होगा, राजस्थान में होगा तो उनके हाई कोर्ट को। धारा 482 सीआरपीसी में ये विशेष अधिकार होता है हाई कोर्ट के पास कि अगर असाधारण परिस्थितियां हैं तो उसमें प्राथमिकी रद्द हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई अपराधी इस तरह के जो प्राइमा फेसाई एविडेंस को या बिल्कुल ऐसे सबूतों को लेके आता है कि जिस समय का या अपराध का कारित होने के जो मुझ पे आरोप लगाया जा रहा है, वो उस समय वहाँ मौजूद ही नहीं था या कोई और ऐसा एविडेंस लेके आता है जिससे ये साबित होता है कि उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, तो प्राथमिकी रद्द हो सकती है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे जजमेंट है जिसके अंदर दोनों पार्टी आपस में समझौता कर लेती है, यानी पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष वो समझौता कर लेती है, तब भी ऐसी असाधारण परिस्थिति के अंदर हाई कोर्ट को पावर है 482 सीआरपीसी के अंदर ये प्राथमिकी को रद्द करने की परमिशन दे सकते हैं, क्वैश हो सकती अगर हाँ है तो क्या सजा और क्या जुर्माना होता है ऐसे में? है। देखिए, जैसे आपको बताया कि कानून की गंभीरता लेके चल रहे हैं, कानून ने गंभीर इसीलिए से सीआरपीसी में इसको जो एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं है। अगर अपराध साबित होता है तो कोर्ट चाहे तो 5 साल तक की सजा कर सकता है एक किसी अपराधी के ऊपर, और इवन जो जुर्माना है 40,000 से 50,000 तक का जो जुर्माना है, जो एक कंपनसेशन के रूप में पीड़ित को दिया जा सकता है, उसका भी फाइन का ऑर्डर कर सकता है। तो अपनी तरफ से जो कोर्ट है वो कोशिश करता है कि अपराधी को सजा मिले, ना केवल उसको जेल जाना पड़े बल्कि आर्थिक रूप से भी उसको दंड दिया जा सके और उस दंड के अंदर एक कंपनसेशन के रूप में जो व्यक्ति है जिसको ये जिसके प्रति अपराध किया है उसको सहायता हो सके। जी, तो इन मामलों की जो सुनवाई होती है, एससी एसटी मामलों की सुनवाई किस कोर्ट में होती है? सिर्फ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में या फिर सभी कोर्ट्स में? नहीं जायरा जी, देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं
वो कोर्ट ऑफ लॉ हैं। जी वहां पर ट्रायल जो होता है, ट्रायल कभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलता है। ट्रायल जो चलता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है। जी जी लेकिन मामले की, क्योंकि SC/ST एक्ट का जो है एक गंभीर मामला है, इसलिए विशेष तौर पे उनकी विशेष अदालत होती है, और विशेष अदालत के अंदर जो जज होते हैं वो जज कम से कम एडिशनल सेशन जज रैंक के जज होते हैं। यानी आप माने तो हायर जुडिशरी जो होती है, डिस्ट्रिक्ट की हायर जुडिशरी जो होती है, उस रैंक के जज जो होते हैं वो इस मामले को देखते हैं। एक मजिस्ट्रेट होते हैं, और उससे जी बड़े जो है वो एडिशनल जज होते हैं। तो एडिशनल जज के रैंक का आदमी होता है, वो स्पेशल जो कोर्ट होता है उसको जी जी देखता है। जी। तो ऐसे में अगर पीड़ित को स्पेशल कोर्ट की सुनवाई से संतुष्टि ना हो तो उसको क्या करना चाहिए फिर? देखिए, ये तो चाहे ये केस हो चाहे और केस हो, कोई भी व्यक्ति अगर किसी केस के अंदर अपनी सुनवाई से वो संतुष्ट नहीं है, उसको लगता है उसका न्याय नहीं किया जा रहा है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सबके लिए खुले हुए हैं। वो पीड़ित उस कोर्ट के फैसले के खिलाफ, वहां की हो रही कार्यविधि के खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर गुहार लगा सकता है, पिटिशन लगा सकता है, और हाई कोर्ट मामले के सारे पहलू को देख के उसकी जो ट्रायल है उसको ट्रांसफर भी कर सकती है, या और कड़े निर्देश दे सकती है। जी जी। वहीं पीड़ित वर्ग को आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास की क्या व्यवस्था की जाती है ऐसे में? देखिए, आर्थिक पुनर्वास तो इसके अंदर यही कि 40 से 50 हजार तक का जो फाइन है, वो प्रोविजन है कि उस जो जिसके खिलाफ अपराध हुआ है, जो पीड़ित है, उसको दिया जा सके। एक विशेष तौर पर प्रोविजन ये है। हेलो। जी जी, सुन पा रहे हैं हम आपको, कहिए। ऋषिपाल जी, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आपकी आवाज नहीं आ रही। लग रहा है फिलहाल अभी उनसे हमारा संपर्क टूट गया है किसी तकनीकी खराबी के चलते। तो आज हम बात कर रहे हैं SC/ST एक्ट से जुड़े कानून को लेकर। तो तमाम अहम जानकारी ऋषिपाल जी हमें दे रहे हैं और बता रहे हैं उन्होंने कि किस तरीके से इस एक्ट के तहत आपको सुविधा मिल सकती है। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं SC/ST एक्ट में FIR का क्या कुछ प्रावधान है। इसके अलावा क्या आरोपी को अग्रिम जमानत मिल सकती है इन मामलों में, और आप भी फोन करके सलाह ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और अगर पीड़ित स्पेशल कोर्ट की सुनवाई से संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि इन मामलों की जो सुनवाई होती है वो स्पेशल कोर्ट में, जिला कोर्ट में करी जाती है, और अगर पीड़ित संतुष्ट नहीं है तो वो हायर कोर्ट जा सकता है। ऋषिपाल जी, आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी जी, हाँ बताइए। जी, तो आपसे ये जानना चाह रहे थे कि सुनवाई के दौरान पीड़ितों और गवाहों को कैसे सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है? देखिए, पीड़ित को तो विशेष तौर पे सहायता होती है कि अगर उसको ऐसा लगता है कि उसको अपने घर से आने के लिए किसी विशेष प्रकार की प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, या ऐसे कोई भी गवाह हैं जिनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, तो वो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और जब तक गवाही होने से पहले भी सरकार कोई आदेश दिया जा सकता है कि उनको पुलिस प्रोटेक्शन प्रदान की जाए। और विशेष तौर पे अगर पीड़ित को लाने की और किसी और तरह की व्यवस्था है, तो वो भी सरकार जो है प्रोविजन कर सकती है कि जिस भी तरीके से जो गवाह हैं या पीड़ित हैं वो कोर्ट के समक्ष आ सके, और अपना जो बयान है उसको दर्ज करा सके, और किसी भी तरीके का जो जी दबाव है या कोई इस तरह की कोई धमकी है उसको वो नजरअंदाज कर सके। जी, एक कॉलर ऋषिपाल जी इस वक्त हमारे साथ पटना से मुकेश कुमार जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं, आप क्या जानना चाहते हैं? जानना चाहता है मैम कि SC/ST एक्ट। जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, फिर हमसे बात करिए मुकेश जी। जी जी, पहले बिल्कुल ही बंद है। जी आप पूछना है कि जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ एक रेंटर रहते थे SC कैंडिडेट, टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल ही बंद है। जी जी, अपनी बात रखिए। चलिए ठीक है, अपनी बात रख सकते हैं, कहिए। हाँ, मेरा कहना है कि हम बाहर में भी हैं, क्योंकि एक SC/ST एक्ट हम पर लगाया गया है, और गोवा में भी पूरा दिया गया है कि नहीं, ये तो यहाँ पे थे नहीं, उसके बाद इन पर नहीं लगा गया। लेकिन हम पे जो आरोप लगा कि हमको जाति सूचक गाली बके हैं, और इसके चलते मतलब हमें बेल लेने में परेशानी हो रही है। और देखिए, जैसे आपने बताया अपनी परेशानी के बारे में, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोर्ट प्रोटेक्शन प्रदान नहीं कर सकता। इसीलिए जैसे आपको बताया कि प्राथमिकी भी दर्ज जो हुई है वो भी कैंसिल हो सकती है। जैसे SC/ST जो एक्ट है उसको गंभीर बनाया गया है, ऐसे कानून के जो बेसिक जो
जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या उसका बेसिक जो स्तंभ है, वो ये कहते हैं कि कानून के समक्ष सब बराबर हैं। अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, तो उतना ही जो अधिकार एक आरोपी के पास भी है, वो अपनी बात को साबित कर सकता है और जो गवाह उसके पास हैं, वो उन गवाहों को कोर्ट में लेके आ सकता है। और जब कोर्ट जब वो फैसले को सुनाता है, तो वो ऐसे नहीं सोचता कि पीड़ित ने अगर एक बात वो केवल प्राथमिकी दर्ज करने की एक प्रक्रिया होती है कि पीड़ित के कहने पर प्राथमिकी दर्ज हो जाती है। लेकिन जब ट्रायल चलता है और ट्रायल के अंदर जो पहले आरोपी पक्ष होता है, वो अपनी गवाही कराता है, उसके बाद जो पीड़ित पक्ष होता है वो अपनी गवाही कराता है। तो दोनों स्थिति में जो गवाहियों हैं, वो गवाहियों को कोर्ट इक्वल फुटेज पे लेता है, उसके बाद डिसाइड करता है कि सही क्या है, गलत क्या है। तो अगर आपके पास ऐसे गवाह हैं जो ये साबित करते हैं कि आपने अपराध नहीं किया, आपको झूठा फंसाया जा रहा है, तो न केवल आप अपनी जो केस से बरी होंगे, बल्कि आप चाहें तो मानहानि का दावा ऐसे आरोपी पे कर सकते हैं जो आपको झूठा फंसा रहा है। तो बिल्कुल मुकेश जी, लगता है, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। चलिए फिलहाल अब हम भी आगे बढ़ते हैं और ऋषिपाल जी, अगला सवाल यह है कि इस एक्ट का एक और प्रावधान ये है कि उन क्षेत्रों का पता लगाया जाए जहां ये अत्याचार ज्यादा हो रहे हैं और उन्हें कैसे रोका जा सकता है और इस पर कैसे अमल किया जा सकता है, इस बारे में बताइए। देखिए जायरा जी, आपने सही कहा कि जैसे मैं सबसे शुरू में बताया कि हमारी जैसे दिल्ली है या दिल्ली एनसीआर क्षेत्र है, वहां पर आपको ऐसी समस्या कम मिलेंगी। जो इंटीरियर इलाके होते हैं, जहाँ पर की कम्युनिकेशन नहीं पहुंच पाती, जहाँ पुलिस की सहायता नहीं पहुंच पाती, और जो गांव देहात है, वहां पर इस तरह की जो समस्या है, इस तरह की परेशानियां हैं, ये बहुत बड़े पैमाने पर होती हैं। और उनके पास ऐसा भी कोई माध्यम नहीं है कि अपनी प्राथमिकी को जाए और तुरंत उनकी प्राथमिकी दर्ज हो जाए। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ये कोशिश करती है जिला स्तर के ऊपर और वार्ड स्तर के ऊपर ऐसे जो जगह है जहाँ पर लोगों पे को इस तरीके से ज्यादा पीड़ित किया जाता है, ज्यादा परेशान किया जाता है, उन क्षेत्रों को पता लगाए और वहाँ सामाजिक तौर पे जो कार्यकर्ता काम करें और पुलिस काम करे कि जिस तरह से अपराधी कोशिश करके भी इस अपराध को अंजाम ना दे सके। ये विशेष तौर पर वही इलाके हैं जो कि सुदूर इलाके हैं, जो कि इंटीरियर इलाके हैं, जहाँ पर कानून की या पुलिस की पहुंच उतनी नहीं है जितने की हम शहरों में देखते हैं। तो विशेष तौर पर उन क्षेत्रों में जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जाति क्षेत्र हैं, या बिहार, मैं किसी राज्य का नाम नहीं लूंगा, जहाँ सभी तरह के, जो बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, जहाँ पर भी जो सुदूर क्षेत्र हैं, वहां पर जो इस तरह की परेशानी आ रही है, तो उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। वहाँ के एसडीएम को विशेष तौर पर प्रोविजन दिया जाता है कि आप ये देखें कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर कानून का मिसयूज हो रहा है, और वहां पर सामाजिक तौर पर भी कोशिश की जाए कि इस तरह के अपराधियों को पकड़ा जा सके, इस तरह के अपराधियों पर लगाम लगाया जा सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ऋषिपाल सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।